ठीक है, समझ आ गया? तो दिस इज एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड होगा। अगर आप लिखते हो एल्डिहाइड और कीटोन तो इसका मतलब आपने आंसर गलत कर दिया। राइट, समझ आ गया मेरा कंसेप्ट क्या था इस क्वेश्चन में? आप बताओ, अगर मैं लिखती हूँ C3H6O, अब आप लिख सकते हो एल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन, क्योंकि 3 कार्बन आ गए थे। ठीक है, समझ आ गया? बताओ जी, C2H4O2 एसिड और एस्टर, करेक्ट। इफ इट इज C2H6O, alkane plus alkane and oxygen, alkane plus oxygen, acid, alcohol, Himanshu, alcohol plus ether, alcohol plus ether, alcohol और ईथर। ठीक है, जब एल्केन के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो अल्कोहल एंड ईथर, अगर एल्कीन के साथ एक ऑक्सीजन आ जाए तो एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्कीन के साथ 2 ऑक्सीजन आ जाए तो इट इज एसिड और एस्टर। ठीक है, यह मैंने आपको थोड़ा सा हिंट किया था कि आपको ये जनरल फॉर्मूलाज पता होंगे तो आप कुछ कर पाओगे। नेक्स्ट आपके पास है आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अभी बेटा मैंने आइसोमेरिज्म की कोई प्रैक्टिस नहीं कराई आपको। उसका रीजन ये है कि फिलहाल के लिए आप सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हो। इनकी प्रैक्टिस तो तभी कर पाओगे जब आप इनको ऑब्जेक्टिव में अप्लाई करोगे, अदरवाइज इसकी कोई प्रैक्टिस आप कर ही नहीं पाओगे। तभी आप कर लो सारे के सारे, एक ही बार जब सारे कर लोगे फिर लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगी कि इसका क्या आइसोमेरिज्म था। ठीक है, क्या चीज? एमीन्स। एमीन्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हो? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मतलब है, जैसे मान लो हमने बनाया CH3CH2CH2NH2, तो ये प्राइमरी अमीन है ना, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। अगर मैं ऐसा बना दूं CH3 और इस साइड पे CH2CH3, तो ये सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, जबकि दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो हम कहेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन आपस में एक दूसरे के क्या हुए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। दोनों अमीन्स ही, लेकिन क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिफर कर जाती हैं, इसलिए इनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, समझ आ गया? अगर ऐसे हम टर्शियरी अमीन बनाते तो वो भी क्या बन जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तीनों का जनरल फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट। जब आप प्लस 2 में चैप्टर करोगे एमीन्स तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों की रिएक्शंस ही अलग होती हैं। ठीक है, अब हम करने जा रहे थे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? इट इज द, पहले एक पॉइंट लिख लो फिर इस पॉइंट को समझ लो तो आपको सारा आइसोमेरिज्म समझ आ जाएगा। इट इज द आइसोमेरिज्म which arises, it is the isomerism which arises due to possibility of, which arises due to the possibility of free rotation of carbon-carbon single bond. Free rotation of carbon-carbon single bond. In this isomerism,
3-dimensional position of, in this isomerism, 3-dimensional position of the groups attached to the carbon is considered. 3-dimensional position of the groups attached to the carbon is considered. अब इसका मतलब क्या है, ये सारा जो मैंने बोला इसका मतलब समझ लो। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो ये मेरे दोनों हाथ दो कार्बन है एंड वी आर हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो वी हैव पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री रोटेशन। अगर मैं इस हाथ को रोटेट करूं तो ये सिंगल बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। इज इट क्लियर? दूसरे को रोटेट करूं तो भी कार्बन का सिंगल बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा। इट मीन्स फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, ठीक है, ये समझ आ गया। अब जब हम कह रहे हैं फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो सिग्मा बॉन्ड है इसलिए रोटेशन पॉसिबल है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों थंब जो कार्बन पे लगे हैं, यानी मान लो ये दो हाइड्रोजन हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन अभी किस पोजीशन पे हैं? बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे। अगर हम इस तरह से देखें तो एक थंब दूसरे थंब को हाइड करने की कोशिश कर रहा है। खुबार भी सेंटर हाइड कर रहा है, अब पठानकोट सेंटर आपकी तरफ से भी हाइडिंग नजर आ रहा है, छिपा रहा है। हम कहेंगे दिस थंब इज एक्लिप्सिंग द थंब बिहाइंड इट, ये इसको एक्लिप्स कर रहा है, छिपा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करूं, लेट अस सपोज आई एम रोटेटिंग इट, मैंने इस हाथ को रोटेट किया, जैसे मैं रोटेट करूंगी तो अब आपको दोनों थम्ब्स बहुत क्लियरली विजिबल है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। अब हम कहेंगे थंब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इस पोजीशन के डिफरेंस से जो आइसोमेरिज्म अराइज होगा उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जब थंब और थंब एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे थे बिल्कुल आमने सामने, तो हमने कहा ये एक्लिप्स्ड है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। लेकिन जब दोनों थंब बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो गए तो हम कहते हैं इट इज स्टैगर्ड, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो वी हैव टू फॉर्म्स, टू कन्फर्मेशंस, वन इज एक्लिप्स्ड, अनदर इज स्टैगर्ड, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में दोनों थंब जब एक दूसरे को छिपा लेते हैं तो दोनों एक दूसरे के बहुत पास हैं, इन दोनों के बीच का कोई एंगल आपको दिख नहीं रहा। आप बताओ, अगर बहुत पास हो जाएंगे तो रिपल्शंस बढ़ेंगी कि कम हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। रिपल्शंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और एटम्स, इन दोनों एटम्स में रिपल्शंस है। लेकिन जब हम स्टैगर्ड पे आ जाते हैं तो रिपल्शंस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। अब हम कहेंगे एक्लिप्स्ड मोर रिपल्शंस, स्टैगर्ड लेस रिपल्शंस, एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, ठीक है। तो ये आपके पास से दोनों कंफर्मेशन आपके हिसाब से कौन सी स्टेबल हुई, स्टैगर्ड के एक्लिप्स्ड? स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, एक्लिप्स्ड इज लेस स्टेबल, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जरा देखो। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये आपके पास है इथेन। इथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये डॉट कार्बन है, पीछे वाले डॉट पे भी 3 हाइड्रोजन, आगे भी 3 हाइड्रोजन। ये मैंने कौन सी स्टेट ड्रॉ की है? एक्लिप्स्ड की कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड, ये एक्लिप्स्ड है। अगर हम इसमें 60 डिग्री की रोटेशन डाल दें, अब ये कौन सी कन्फर्मेशन है? स्टैगर्ड। तो दिस इज गोइंग टू बी स्टैगर्ड और ये हो गई एक्लिप्स्ड। ये जिस मेथड से मैंने ड्रॉ किया है इसे बोलते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। दिस टेक्निक इज नेम्ड एज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन टेक्निक। लेकिन बहुत बढ़िया मेथड नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारों का ये टेढ़ा मेढ़ा बनने वाला है, गलत मलत सा बन जाएगा, नहीं मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हो। तो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन इज नॉट अ वेरी गुड टेक्निक, इसलिए बच्चे हम ड्रॉ करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। सीख लो एक बार, फिर ड्रॉ करना। न्यूमैन प्रोजेक्शन में, न्यूमैन प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन में हम एक डॉट को कार्बन मानेंगे। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, और एक रिंग लगा देंगे, ये भी कार्बन है, पीछे वाला कार्बन।
अब बताओ रिंग वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 3। अब मुझे बताओ ये मैंने कौन सी कंफर्मेशन ड्रॉ की? स्टैगर्ड। सारे हाइड्रोजन आपको क्लियरली दिख रहे हैं, तो क्या हुआ? स्टैगर्ड। अगर अब मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट करूं तो पहले डॉट वाले कार्बन को सेम रखो, इसको मत छेड़ना, इसको जैसा है वैसा रखो। जो रिंग वाला कार्बन है मैंने इसको रोटेट कर दिया 60 डिग्री से, तो सारे हाइड्रोजन एक दूसरे को छिपाने लग गए। देखो जरा, ये वाला हाइड्रोजन उठा के मैंने 60 डिग्री से घुमाया तो इसके पीछे चला गया, ये हाइड्रोजन इसके पीछे, एंड सो ऑन, सब छिप गए। तो ये एक्लिप्स्ड है। अब एक्लिप्स्ड को और स्टैगर्ड को पहचानना ज्यादा आसान हुआ और ड्रॉ करने में भी कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, इसलिए न्यूमैन प्रोजेक्शंस आर अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। हम कैसे कोई भी बना सकते हैं? बेटर इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। आप उसी से ड्रॉ करके एक्सप्लेन करो तो ज्यादा अच्छा। इस तरह का नाम नोट किया। Staggered is more stable, less repulsions, लो एनर्जी। जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। एक्लिप्स में आप कहोगे मोर रिपल्शंस, लेस स्टेबल and high energy. अब जरा ध्यान से देखो इधर, एनर्जी वाइज देखा जाए तो स्टैगर्ड बहुत स्टेबल है, इसलिए उसकी एनर्जी कम है, 0 नहीं है, कम है। ठीक है, स्टैगर्ड को 60 डिग्री से रोटेट किया तो ये बन गया एक्लिप्स्ड, एनर्जी बढ़ गई। फिर 60 डिग्री रोटेट किया, दोबारा क्या बन जाएगा? स्टैगर्ड, एंड सो ऑन, ऐसे बनता चला जाएगा। इन दोनों में जो एनर्जी गैप है दैट इज ऑफ 12.5 किलो जूल्स, 12.5 किलो जूल्स। तो एनर्जी गैप इज ऑफ 12.5 किलो जूल्स बिटवीन एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म। राइट, नोट इट डाउन, जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करो। और फिर हमें करना है प्रोपेन, कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोपेन। सबको समझ आ गया ये कन्फर्मेशनल वाला पार्ट? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रोपेन। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है प्रोपेन। अब हमें कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोपेन ड्रॉ करनी है। इससे पहले कि मैं कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोपेन बताऊं, यहां पे मैंने लिखा नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस इन इथेन। इथेन में कितनी कन्फर्मेशंस बनी बताओ जी?
infinite. So we are having infinite number of confirmations. Infinity आंसर आएगा और उसका रीजन था बेटा जब आप कह रहे हो कि 1 डिग्री से रोटेट किया, मान लो हम कह रहे हैं कि 60 से रोटेट किया, स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स, स्टैगर्ड, इक्लिप्स, लेकिन हर 1 डिग्री से थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा ना। तो मैथमेटिक्स कहता है कि एक पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हो सकते हैं। 3D में एक पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट नंबर से रोटेशन ले सकता था और हर 1 डिग्री, हर 1 मिनट से कुछ एनर्जी का डिफरेंस पड़ता और वो एक कंफर्मेशन बनती। ठीक है, इसलिए आप कहोगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशंस पॉसिबल है। हम तो मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बस। हम वो बीच वाली हम भूल ही गए जो 0 से लेकर 60 डिग्री तक एंगल के बीच में बनी होंगी, हमने उनकी कोई बात ही नहीं करी। ठीक है, तो कंफर्मेशंस इनफाइनाइट है। अब कभी भी वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल। तो टोटल नंबर में आप कभी इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि आप इन्फिनिटी प्लस 2 करो तो क्या आता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 5 करो तो भी क्या आता है इन्फिनिटी, फिर तो पूरा आइसोमरिज्म चैप्टर ही आंसर देता है इन्फिनिटी। तो आप क्या चैप्टर पढ़ रहे थे? कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसलिए वो आपसे हमेशा क्या पूछते हैं, ड्रॉ हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, हाउ मेनी मेटामर्स, हाउ मेनी रिंग चेन आइसोमर्स। वो आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, वो कभी भी कंफर्मेशनल वाला आइसोमरिज्म ऐड करने को नहीं कहेंगे। अगर उन्होंने कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म से क्वेश्चन पूछना है तो पूछेंगे नंबर ऑफ कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म नहीं पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे हाउ मच इज द एनर्जी डिफरेंस, या विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज लेस स्टेबल, हाउ मच इज द डिग्री ऑफ रोटेशन, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो आप ये नहीं कहना कि जब आपको टोटल आइसोमरिज्म पूछा तो इन्फिनिटी तो कंफर्मेशन था, इन्फिनिटी प्लस 10 इज इन्फिनिटी, फिर तो सबके आंसर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कभी ऐड नहीं करते। जैसे टॉटोमर्स को गिनते नहीं है वैसे ही कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म को गिना नहीं जाता बिकॉज इट इज ऑलवेज गिविंग अस आंसर ऑफ इनफाइनाइट। अब हमें ड्रॉ करना था प्रोपेन। नेक्स्ट इज प्रोपेन, कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म इन प्रोपेन। बेटा प्रोपेन था CH3 CH2 CH3। एग्जाम्पल प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन है और हम 3 कार्बन को कभी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ 2 ही कार्बन ड्रॉ कर पाएंगे क्योंकि न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप 2 ही, एक रिंग और एक डॉट लगा सकते हो। अब इस डॉट पे यानी मान लेते हैं कि मैंने ये 2 उठा लिए कार्बन, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। तो बताओ जी पीछे वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स? 2 हाइड्रोजन्स और 1 मिथाइल। ये हुआ ना, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। ये मैंने कौन सी कंफर्मेशन ड्रॉ की है बता सकते हो? ड्रॉ द इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। मैंने स्टैगर्ड ड्रॉ की है, जरा इक्लिप्स्ड आप मुझे ड्रॉ करके दिखाओ। डबल बॉन्ड की कैसे आएगी? डबल बॉन्ड मैंने बोला कि रोटेशन होगी फ्री। फिर एक्लिप्स कंफर्मेशन जब भी ड्रॉ करो ध्यान रखो पहले कार्बन को कभी मत चेंज करो, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। सिर्फ पीछे वाले को घुमाओ, रिंग को घुमाओ। यहाँ पे कहीं CH3 डाल दिया होगा आपने, यहाँ पे H और यहाँ H, ऐसे बनाया। ये एक्लिप्स्ड है और वो था स्टैगर्ड। आप जरा ध्यान से देखते हैं बेटे, ये जो CH3 है ये मोटू सा है, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन्स, हल्की ग्रुप है, और H छोटू सा है। 2 H में ज्यादा रिपल्शन होगी या 1 CH3 और 1 H में? किन में ज्यादा रिपल्शन होगी, 2 H में या 1 CH3 और H में?
दो एच में 2h छोटे छोटे से हैं और ये एक बड़ा सा और एक छोटा सा, इनमें ज्यादा रिपल्शन होगी। रीजन इज हाइड्रोजन कोई बच्चा नहीं है कि उसके आगे सिर झुकाएगा, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन ही करते हैं। ठीक है, ये नहीं कहना कि उसकी रिस्पेक्ट करेगा हाइड्रोजन, रिपल्शन नहीं होगी। घर में आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये तो मेरे मिथाइल है बेचारा। ठीक है, तो आपके पास जब भी कोई बड़ा ग्रुप आए तो ऑर्गेनिक कहती है वहां पे भीड़ क्रिएट हो गई, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, स्टेरिक रिपल्शंस आ जाएंगी। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, स्टेरिक रिपल्शंस, साइज की वजह से इनमें रिपल्शंस क्रिएट होंगी। ठीक है, और रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है कि कम हो जाती है? एनर्जी रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, तो देयरफॉर एनर्जी इंक्रीजेस, मोर रिपल्शंस लेस स्टेबल, राइट। चलो जी, अब आप डायग्राम पे आ जाओ। हाँ जी बच्चे बोलो। मैम यहाँ पे आपने रोटेशन कैसे किया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या कोई भी चलेगा? मैंने तो क्लॉकवाइज किया। अगर ऐसे कोई भी कर सकते हैं? हाँ, कर तो कोई भी सकते हैं, बस वो करना है जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। एक ही तरह से घुमाना है। अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्लॉकवाइज घुमाते रहो, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो एंटी क्लॉक, एक ही तरह से रोटेट करना है। ये देखो ना, एक बार क्लॉकवाइज किया, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटेशन हुआ ही नहीं, तो इसलिए एक ही तरह से घुमाना होता है, ओनली वन साइडेड रोटेशन। ठीक है, वैसे आप कर कोई भी सकते थे। अब आपके पास है एनर्जी इंक्रीज कर रही है, आप जरा देखते हैं। स्टैगर्ड यहाँ है और ये इक्लिप्स्ड, फिर ये स्टैगर्ड, रोटेशन है 60 डिग्री की, ये हो गया 120 डिग्री। एनर्जी गैप